हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस 2021 का जीएस पेपर पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके सारे क्वेश्चन के मॉडल आंसर पे हम लोग और डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका कंडीशन यही है कि आप लोगों के द्वारा सपोर्ट मिलना चाहिए, अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए। तो मैं सारे क्वेश्चन का मैं मॉडल आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी बॉक्स में मैंने एक सर्वे करवाया था जिसमें मैं पूछा था आप लोगों से कि किस सेक्शन से मॉडल आंसर देने का प्रारंभ किया जाए। तो उसमें हमारे बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनका डिमांड था कि इकोनॉमिक सेगमेंट से स्टार्ट किया जाए। इसलिए आज का जो क्वेश्चन है मैं इकोनॉमी से लाया हूँ और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। देखिए, मॉडल आंसर देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको ये पता होगा शायद कि यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज में जितने भी क्वेश्चन मेंस का तैयार किए जाते हैं, ठीक है, सारे मेंस के क्वेश्चन का साथ ही साथ मॉडल आंसर भी तैयार कर लिया जाता है। और जो कॉपी चेक करते हैं उनको कॉपी चेक करते समय आयोग उस मॉडल आंसर को दे देती है। अगर किसी स्टूडेंट का आंसर अगर आयोग के मॉडल आंसर से मैच कर जाता है तो उनका मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर हो जाता है। और आप लोगों को ये पता होगा कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम की भी बात करूं तो सेम कंडीशन है कि किसी भी स्टूडेंट का जीएस पेपर में मार्क्स जो है ना 50% से ज़्यादा नहीं होता है। मतलब लोग 51-52% पर ही रुक जाते हैं। मैं टॉपर्स की बात कर रहा हूँ। तो उनका भी स्कोर 50% के लगभग में ही होता है। इसका रीज़न ये होता है कि आपका जो आंसर है वो आयोग के मॉडल आंसर से मैच नहीं कर पाता है। यही कारण है कि आपका मार्क्स कम आ जाता है। ठीक है, तो कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो आंसर हो उनके मॉडल आंसर के मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम करीब पहुँचे। हम जितना उनके मॉडल आंसर के करीब पहुँचेंगे हमारा मार्क्स उतना मैक्सिमम मार्क्स आ सकता है। और ये चीज़ें स्टेट सिविल सर्विसेज जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीसीएस पर भी लागू होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इकोनॉमिक सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। और मैं बिल्कुल शब्द सीमा का भी ख्याल रखा हूँ। यूपीएससी में 150 वर्ड में आपको जीएस का क्वेश्चन ये लिखना था, लेकिन मेरे समय से मैंने इसको 200 वर्ड में लिखा है। मैंने 50 वर्ड मैंने बढ़ा दिया है, क्योंकि कुछ समझाना भी पड़ता है। ठीक है, तो समझाने की दृष्टि से मैंने थोड़ा सा आंसर को लंबा कर दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। क्वेश्चन है कि क्या आप सहमत हैं, क्या आप एग्री हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में भी आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। इस क्वेश्चन को तोड़िए। इस क्वेश्चन को दो तीन सेगमेंट में बांटा गया है। फर्स्ट सेगमेंट ये है कि क्या आप एग्री करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास है, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास है, जो जीडीपी ग्रोथ है, वो भी आकार का शेप ले रही है। इसी को हम लोग कहते हैं भी आकार का शेप। तो आप सहमत हैं कि नहीं? अगर आप सहमत हैं तो उसके पीछे जो है अपना लॉजिक दीजिए, उसका कारण दीजिए। ये क्वेश्चन दो सेगमेंट में बटा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे, मैं पहले फ्रेमिंग कर देता हूँ। पहले तो आप समझाएंगे कि वी शेप्ड का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ वी शेप्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड है, इसके आप वी शेप्ड का रीज़न क्या रहा, इसके रीजन क्या रहा, इस रीजन को दिखाएंगे। ठीक है, रीजन को दिखाने के पश्चात जो है, देखिए मैंने यहाँ पे रीज़न दिखाया है। रीज़न को दिखाने के बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे कि आप ओवरऑल इतना विश्लेषण करने के पश्चात आपका कंक्लूजन क्या निकला। तो ये दो तीन सेगमेंट में क्वेश्चन बटा हुआ है। तो हम लोग फास्टली इसको देख लेते हैं। फर्स्ट में हम भी शेप्ड इकोनॉमी के मतलब को समझाने का कोशिश करेंगे
कि जुलाई 2020 से अर्थव्यवस्था में भी आकार का सुधार देखने को मिल रहा है। यानी हम सहमत हैं इस बात से कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो जीडीपी का ग्रोथ है वो 20 में देखने को मिल रहा है। हम सहमत हैं, फर्स्ट लाइन में मैंने बोल दिया। जो आर्थिक मंदी और पुनर्बहाली यानी रिकवरी की प्रक्रिया है, जो चार्ट में भी आकार जैसी देखती है। यानी ये जो भी शेप्ड है ना, ये दो चीज़ों का इम्पैक्ट है। पहला चीज़ है आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक रिसेशन, और दूसरा जो रीज़न है कि इसमें जो है फिर से इम्प्रूवमेंट हुआ। जैसे मान लिया जाए कि कोई इकोनॉमी है आर्थिक मंदी की चपेट में आ गई और फिर उसमें जो सुधार होता है तो वो भी शेप्ड ले लेता है। इसी को कहा जाता है भी शेप्ड। अर्थात भी आकार में वृद्धि में किसी अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट के बाद तेजी से सुधार को दिखाता है। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट हो गई, इकोनॉमिक रिसेशन में चला गया, मंदी में चला गया और फिर उसमें इम्प्रूवमेंट अगर हो गया तो उसी को हम लोग भी शेप्ड इकोनॉमी कहते हैं। अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा तो आप लोगों का समझदारी बढ़ता जाएगा। अर्थव्यवस्था में भी आकार का सुधार तेज आर्थिक गिरावट के बाद आर्थिक प्रदर्शन के उपायों में त्वरित और निरंतर सुधार को दर्शाता है। अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा निगेटिव जीडीपी ग्रोथ होने लगता है और जब गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है, यानी गवर्नमेंट जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को सुधारी, गवर्नमेंट जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को सुधारी, अपनी वित्तीय वर्ष में जो है अपनी फिस्कल पॉलिसी को सुधारी, तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को सुधारने से और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है बहुत सारे वेलफेयर से रिलेटेड प्रोग्राम चलाते हैं, प्रोजेक्ट चलाते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार डेवलपमेंट करने पे ध्यान देने लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो इन सारी रीजन से क्या होता है कि इकोनॉमिक में ग्रोथ होने लगता है। इकोनॉमी में ग्रोथ होने से क्या होता है कि जो उद्योग धंधे होते हैं, कल कारखाने होते हैं, उसमें प्रोडक्शन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सरकार इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देती है, इनको सस्ते पर लोन देना प्रारंभ कर देती है, इंटरेस्ट रेट कम दे लेती है कर्ज पर, तो प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है, और यहाँ पर लेबर लोगों को भी कंप्लीट रोजगार मिलने लगता है, एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण मार्केट में जो है ना एक फिर सर्कल चलना प्रारंभ होता है डिमांड और सप्लाई का। तो जब डिमांड बढ़ने लगता है, ठीक है, और सप्लाई भी इकोनॉमी में बढ़ने लगता है, दोनों बढ़ने लगता है, डिमांड भी और सप्लाई भी। लेकिन एक चीज़ ये है कि डिमांड और सप्लाई के बीच जो है अपोजिट रिएक्शन हमेशा इकोनॉमी में होना चाहिए। यानी जितना डिमांड रहे अगर उसके अनुसार अगर सप्लाई नहीं होता है, जितना डिमांड रहे अगर उसके अनुसार सप्लाई नहीं होता है तो वस्तु का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं एक सर्कल को समझा रहा था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ का क्या इंडिकेशन हो सकता है। तो जब सरकार इतने सारे चीज़ों पे ध्यान देती है तो ये जो जीडीपी है टाइम के अकॉर्डिंग, ये एक्स एक्सिस है, टाइम के साथ साथ क्या होती है, ये वाई एक्सिस है। तो टाइम के साथ साथ क्या होता है, एक जीडीपी ग्रोथ निगेटिव हुआ, फिर बूम किया, फिर आगे की तरफ बढ़ गया। इसको फिर से फिगर में आप देख सकते हैं। 2019-20 में हमारे देश का जो जीडीपी था 4.2% था। 2020-21 में हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ निगेटिव हो गया, ये निगेटिव ग्रोथ हो गया -7.7 और फिर बढ़ कर के 11% हो गया। यानी इतना जल्दी उछाल मारा, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट हो गया। इसी को तो कहा जाता है भी शेप। देखिए ये जो आकार है, फिर से देखिए ये जो आकार है आपका, ये भी शेप लग रहा है ना देखने में, यही भी शेप्ड है। -4.2 गया, -7.7 और फिर 11% आया और भी शेप बना लिया। तो इसका रीज़न क्या रहा,
इसका रीजन रहा कि कोरोना वायरस जैसे ही हमारे कंट्री में एंट्री किया था, तो उस समय भी हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं थी। वो 4.2 के लगभग में अप्रॉक्स में वेरी कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा सुस्त गति से हो रहा था। और इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न अगर कहा जाए, डिमोनेटाइजेशन को कहा जा सकता है। मतलब 2019-20 में अगर हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ अगर 4.2 पर ही अगर स्टेबल थी, तो इसके पीछे रीज़न था डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन क्या था? जब हमारी सरकार ने मुद्रा 500 रुपये और 1,000 रुपये के मुद्रा के चलन पे रोक लगा दी थी। ठीक है, यानी मुद्रा का जिस समय ये हुआ था मोदी सरकार के द्वारा, मुद्रा का जो ये हुआ था, वैध मुद्रा पर बैंड लगा दी थी सरकार कि 500 और 1,000 का नोट नहीं चलेगा। उससे हमारी इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा खराब इम्पैक्ट पड़ा था, है ना, शॉर्ट टर्म के लिए। और दूसरा क्या है कि जीएसटी जब सरकार हमारी लाई थी 1 जुलाई 2017 को, तो ये क्या हुआ जीएसटी आने के पश्चात क्या हुआ कि कर का संग्रह बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया था, जिसके कारण हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ 4.2 पहले से चल रही थी। और जब कोरोना का पीरियड आया, तो उसी समय सरकार लॉकडाउन लगा दी, और लॉकडाउन होने के पश्चात जो है अर्थव्यवस्था क्या हो गई, काफ़ी ज़्यादा चरमरा गई, अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई। तो ये एक रीज़न था। दूसरी बात क्या हुआ, दूसरी बात ये हुआ कि ये एक रीज़न था, लेकिन दूसरा क्या हुआ, आप इसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि भी शेप कैसे लिया। तो आत्मनिर्भर भारत मिशन की वजह से अर्थव्यवस्था की राह आसान हुई। सरकार आत्मनिर्भर भारत मिशन चलाया था, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी सुदृढ़ता आई। दूसरा बात ये है, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक जो बेनिफिट हुआ वो कृषि क्षेत्र से हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर से हुआ। और यह जो क्षेत्र है विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की तुलना में न के बराबर हुआ। देखिए, इस बात को समझिए कि जब कोरोना के पीरियड में लॉकडाउन लगा, तो सबसे ज़्यादा अगर बुरी तरीके से प्रभावित हुआ तो वो सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काफ़ी खराब इम्पैक्ट पड़ा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे और सर्विस सेक्टर पे। ये सर्विस सेक्टर पे भी खराब इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन जो हमारी एग्रीकल्चर फील्ड थी उस पर निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा। यानी अर्थव्यवस्था को कौन बूस्टअप दिया? हमारा एग्रीकल्चर फील्ड, यही चीज़ है। दूसरी बात क्या है कि जैसे ही लॉकडाउन हटा, तो सरकार बहुत सारे पॉलिसी लाई उद्योग धंधों के विकास के लिए, एमएसएमई के विकास के लिए। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु उद्योगों के विकास पर सरकार ध्यान दी, लोन सस्ता दी, और इसका परिणाम हुआ कि निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र भी लॉकडाउन के हटने के पश्चात पूरी तरीके से ग्रोथ कर गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जीएसटी का संग्रह जो है दिसंबर महीना के आते आते 1.5 लाख करोड़ रुपया तक का हो गया था। तो ये जिससे उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। तो भी शेप लेने के पीछे रीज़न यही था। ठीक है, भी शेप होने के पीछे रीज़न क्या था कि पहले से ही अर्थव्यवस्था तो काफ़ी कम ग्रोथ कर रही थी। दूसरा बात क्या है कि जैसे ही लॉकडाउन हटा, सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान दी। एग्रीकल्चर सेक्टर का तो स्थिति लॉकडाउन में भी ठीक ठाक था, और वो अर्थव्यवस्था क्या हुई, बूम कर गई। ठीक है, मार्केट में डिमांड और सप्लाई की स्थिति काफ़ी ज़्यादा सुधरी। ठीक है, सरकार जो है आम लोगों को भी जो है आम लोगों के भी अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा जाने लगा सरकार की मदद से। तो लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ा, और फिर अर्थव्यवस्था जो है सही कंडीशन में आ गई। तो आप इस तरीके से आंसर को लिख सकते थे। ठीक है, और निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था का भी आकार में वृद्धि निश्चय ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। और ये हुआ भी है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर, रियल जीडीपी वृद्धि दर 11% और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 15.4% रहने का अनुमान लगाया गया था इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में।
तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन रहा है 11% और 15.4% का ग्रोथ दिखाना। तो इस तरीके से देखने में भी लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे और थोड़ा सा एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर रहता है तो लोग उतने अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, आप लोग अपनी कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, आपकी जवाब आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करेंगे। हम लोग प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे।